हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एथिक्स, पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस सब्जेक्ट की, जो कि सेमेस्टर 8 का सब्जेक्ट है। इसको हम वन शॉट में कवर कर रहे होंगे, यानी कि आपको जो सब्जेक्ट है एक सिंगल वीडियो में कवर हो रहा होगा और इसके पीवाईक्यू अवेलेबल है नहीं, क्योंकि पहली बार इसका एग्जाम हो रहा है। तो हमें करना क्या है, हम जितने भी यूनिट आपको दे रखे हैं सब्जेक्ट के अंदर, हम उसको डिस्कस कर लेंगे, जिससे कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है ना, उसको आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे और उसको अच्छे से कर भी पाओगे। ठीक है, आगे बात करें, अगर आपकी कुछ पर्सनल क्वेरी हो तो आप इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, यूजर नेम आपके सामने है। और फ्री पीडीएफ नोट्स तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, जिसका नाम है एकलव्य स्नातक वन, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। और आगे बात करते हैं यूनिट 1 की। और ध्यान रखना, ये वीडियो जो है इंग्लिश मीडियम में रहने वाली है, हिंदी मीडियम में ऑलरेडी बना चुके हैं, तो उसको आप देख सकते हो। ठीक है, देखो यूनिट 1 की बात करूं तो ये एथिक्स के ऊपर रहने वाली है। तो एथिक्स का मतलब क्या होता है? एथिक्स का मतलब सिंपल सा होता है स्टडी ऑफ मोरल प्रिंसिपल्स, स्टडी ऑफ मोरल प्रिंसिपल्स या मोरल वैल्यूज। ठीक है, मोरल वैल्यूज जो कि क्या करे भाई, जो ह्यूमन का बिहेवियर है उसको गाइड करे कि पर्टिकुलर जगह पर, पर्टिकुलर प्लेस पर ह्यूमन का बिहेवियर कैसा होना चाहिए। इसको हम क्या बोलते हैं? एथिक्स बोलते हैं, है ना। जैसे हम बोलते हैं ना कि हम उस पर्टिकुलर जगह पे हमको ऐसे बिहेव करना चाहिए था, वहां पर हमको ऐसे बिहेव करना चाहिए था, ये एथिक्स है अपनी। ये ध्यान रखना, इसको एथिक्स बोला जाता है। अब जो एथिक्स है ना, हमें मदद क्या करता है, किस चीज में मदद करता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या फेयर है, क्या अनफेयर है, क्या चीज करनी चाहिए और क्या चीज नहीं करनी चाहिए। और एथिक्स केवल पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि ये गवर्नेंस और पब्लिक लाइफ से भी जुड़ा हुआ है। ये नहीं कहेंगे भाई एथिक्स है बिहेवियर से जुड़ा हुआ है बस हमारी पर्सनल लाइफ है, नहीं, गवर्नेंस के अंदर भी एथिक्स होती है। ठीक है, ध्यान रखना है। तो एथिक्स इन गवर्नेंस का मतलब सिंपल सा है कि जो गवर्नेंस हो प्रॉपर तरीके से चले, ट्रांसपेरेंट और फेयर हो सबके लिए। देखो, एथिक्स इन पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस, तो इन पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस एथिकल रीजनिंग इज इंपॉर्टेंट बिकॉज पॉलिटिकल डिसीजंस अफेक्ट मैनी पीपल। सही बात है, जो भी पॉलिटिकली डिसीजन लिए जाते हैं ना, बहुत सारे लोगों को क्या करते हैं, वो अफेक्ट करते हैं। तो पॉलिटिक्स के अंदर और गवर्नेंस के अंदर क्या होनी चाहिए भाई, एथिक्स होना बहुत जरूरी है। एथिक्स इन पॉलिटिक्स का मतलब है कि पॉलिटिक्स सही ढंग से हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखो, जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, लॉ बनाती है, गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है, रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है और पब्लिक वेलफेयर डिसीजन लेने चाहिए। समझ रहे हो ना। तो ये सब होता है, गवर्नेंस का काम होता है। तो लॉ ऐसे बनाओ जो लोगों की भलाई के लिए हो, है ना भाई। पॉलिसीज ऐसी बनाओ जिससे लोगों का फायदा हो, उनकी जिंदगी आसान हो। रिसोर्स को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करो जिससे सबके पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, ना कि एक सोसाइटी के एक सेक्शन के पास ज्यादा रिसोर्स हो जाए। ये को ध्यान रखना है। पब्लिक वेलफेयर डिसीजन आपको लेना जिससे पब्लिक का वेलफेयर होता है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं एथिक्स इन पॉलिटिक्स या एथिक्स इन गवर्नेंस। आगे देखो भाई, अब एथिक्स हेल्प्स गवर्नमेंट्स रिमेन। जो एथिक्स है ना भाई, वो गवर्नमेंट को मदद करती है कैसे भाई वो फेयर रहे इस चीज में, कि गवर्नमेंट वो फेयर रहे। एथिक्स मदद करती है इस चीज में। ट्रांसपेरेंट रहे मतलब कि कुछ छुपा ना रहे हमसे। अकाउंटेबल रहे मतलब कुछ ही पॉलिसीज या लॉज बनाती है तो जनता के सवालों का जवाब भी दे। एंड रिस्पॉन्सिबल हो हर एक चीज के लिए, क्योंकि आप सत्ता में बैठे हो, पावर में बैठे हो। तो एथिक्स हेल्प करती है गवर्नमेंट को ये सब रहने में। आगे देखो, इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स, है ना। एथिक्स की इंपॉर्टेंस क्या है, देखो भाई, अगर मैं बताऊं बिना एथिक्स के क्या होगा ना, पॉलिटिक्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं रहेगी और वो सेल्फिश बन जाएगी और करप्ट बन जाएगी। यानी पॉलिटिक्स में हर कोई व्यक्ति जो है, जो सत्ता में बैठा वो अपने बारे में ही सोचेगा, अगर उसमें एथिक्स नहीं है। यानी पॉलिटिक्स विदाउट एथिक्स है तो। और पावर में भी मिसयूज, जो पावर है उसका मिसयूज हो सकता है। और सिटीजन्स में लॉस ट्रस्ट इन गवर्नमेंट, और जो सिटीजन्स है वो गवर्नमेंट में ट्रस्ट भी खो सकते हैं। अब एथिक्स जो है ना, एथिक्स ये इंश्योर करता है जस्टिस को, इक्वालिटी को, पब्लिक वेलफेयर को और प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स को। समझ रहे हो भाई। तो ये सब क्या है, एथिक्स, ये सब जो है ये इंश्योर करता है कि हाँ, ह्यूमन लाइफ में जो जनता है, जो पब्लिक है, उसको ये सब मिले। ठीक है, आगे चलो। रैशनलिटी इन एथिक्स। रैशनलिटी, रैशनलिटी का मतलब होता है, पहली बात तो आप बायस ना रहो। रैशनलिटी का मतलब होता है आप बायस ना रहो। आप जो भी देख रहे हो, जो भी आपके सामने हो रहा है, उसको लॉजिकली फेस करो। क्या करो, उसको लॉजिकली फेस करो। इसको बोलता है रैशनलिटी रहना, यानी कि आप रैशनल हो। यानी हम बोलते हैं, सुना भी होगा कि बी रैशनल, बी रैशनल। तो उसका मतलब है कि आप भाई लॉजिक के साथ काम करो। तो रैशनलिटी का मतलब होता है लॉजिक, रीजनिंग और क्रिटिकल थिंकिंग। ये नहीं कि जो कह दिया आपने उसको मान लिया, उसको सोचो भाई, उसको आर्गुमेंट करो, क्रिटिकल थिंकिंग करो, है ना भाई। टू मेक मोरल डिसीजन इंस्टेड ऑफ इमोशंस, बायस एंड पर्सनल इंटरेस्ट।
तो भाई रैशनैलिटी का मतलब सिंपल सा है, यहाँ पर लॉजिक, रीजनिंग, क्रिटिकल थिंकिंग का यूज करना है, ना कि हमें इमोशंस, बायस और पर्सनल इंटरेस्ट का यूज करना है। और पर्सनल इंटरेस्ट आ गए तो भाई तो बायसनेस हो गई, तो ये रैशनैलिटी नहीं है। समझ रहे हो? आगे देखो, फीचर्स ऑफ रैशनल एथिकल रीजनिंग। अब मैं बात करूं कि जो ये रैशनल एथिकल रीजनिंग है, इसके फीचर्स क्या होते हैं, जो मैंने पीछे डिस्कस करा रैशनैलिटी होती क्या है, इसके फीचर क्या होते हैं। देखो, इसका है भाई मतलब पहला मतलब इसके फीचर क्या है, वो है कंसिस्टेंसी। तो सिमिलर सिचुएशन शुड बी ट्रीटेड सिमिलरली, यानी जो सिमिलर सिचुएशन है उसको सेम तरीके से क्या करा जाता है, ट्रीट करा जाता है। लॉजिकल थिंकिंग का यूज इसमें करा जाता है, ध्यान रखना है। तो प्रॉपर रीजन के साथ यहाँ पर सोचा जाता है, जब जो भी रैशनल तरीके से सोचता है। एंड पब्लिक जस्टिफिकेशन, मोरल डिसीजन शुड बी एक्सप्लेनेबल टू एवरीवन। ठीक है भाई, तो भाई इसमें क्या है, पब्लिक जस्टिफिकेशन के साथ जो सही हो उसकी बात यहाँ पर करी जाती है रैशनैलिटी के अंदर। और फेयरनेस, नो डिस्क्रिमिनेशन और फेवरेटिज्म, यहाँ पर कोई बायसनेस नहीं है कि भाई उसके खिलाफ हम बोल देते हैं कि हम थोड़ा उसके साइड हम थोड़ा रखते हैं, नहीं, ये ध्यान रखना है। इसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन और फेवरेटिज्म नहीं चलता है, यहाँ पर पब्लिक जस्टिफिकेशन चलता है, जो पब्लिक के लिए बेस्ट हो, जो सही हो, इसी को हम रैशनल बोलते हैं। और ये उसके फीचर्स है। आगे सुनो भाई, अब रैशनैलिटी जो है ना, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है गवर्नेंस के अंदर। ठीक है, देखो ध्यान से, पॉलिसी मेकिंग, लॉ फॉर्मेशन, फेयर एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन समझते हो ना, जो पूरा शासन चलता है देश पर, उसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, मतलब कि जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसको निपटाया कैसे जाए। तो इन सब में जो है रैशनैलिटी मदद करती है, ध्यान रखना है। और इससे क्या होता है, इट प्रिवेंट्स, जो डिसीजन है वो सही लिए जाते हैं, खराब डिसीजन से बचा जाता है, और करप्शन से बचते हैं, और मिस यूज ऑफ अथॉरिटी, जिसके पास अथॉरिटी होती है उसका मिस यूज होने से बच जाता है। ठीक है भाई, ये ध्यान आपको रखना है। आगे सुनो, ऑब्जेक्टिविटी एंड एथिक्स। अभी ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है, आपने रैशनैलिटी तो समझ लिया, अब ऑब्जेक्टिविटी समझो कि होती क्या है। तो ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि मोरल डिसीजन शुड नॉट डिपेंड ऑन पर्सनल फीलिंग्स, कल्चरल बायस, सेल्फिश इंटरेस्ट, इंस्टेड डिसीजन शुड फॉलो यूनिवर्सल स्टैंडर्ड ऑफ जस्टिस एंड फेयरनेस। तो जो भी आपके डिसीजंस है ना, जिसको बोलते हैं मोरल डिसीजंस, वो इन सब पर बेस्ड ना होकर बल्कि यूनिवर्सल स्टैंडर्ड पर होने चाहिए। किसके स्टैंडर्ड पर, जस्टिस और फेयरनेस के, कि यूनिवर्सली क्या सोचा जाता है जस्टिस को लेकर, फेयरनेस को लेकर, तो उसी को लेकर के आपको डिसीजन लेने हैं, ना कि पर्सनल फीलिंग, पर्सनली आप क्या सोचते हो, है ना, कल्चर क्या सोचता है ना, सेल्फिश इंटरेस्ट को साइड रख दो, ये आपको ध्यान रखना है। इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिविटी। फीचर्स क्या है ऑब्जेक्टिविटी के, यहाँ पर यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स को फॉलो करा जाता है ना भाई, यानी कि यूनिवर्सल प्रिंसिपल का मतलब है जो सबके लिए एक है। तो रूल्स शुड अप्लाई इक्वली टू ऑल। न्यूट्रलिटी, नो पर्सनल बायस, इसमें ये न्यूट्रल रहना है, आपको कोई पर्सनल बायस नहीं रहना है। एंड पब्लिक रीजनिंग, डिसीजन शुड बी एक्सेप्टेबल टू रैशनल पीपल। जो डिसीजन यहाँ पर लिए जा रहे हैं ना ऑब्जेक्टिविटी के थ्रू, वो क्या भाई, रैशनल पीपल के थ्रू वो एक्सेप्टेबल होने चाहिए, होते हैं मतलब। और इक्वालिटी, इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ सिटीजन्स, तो फीचर्स है ऑब्जेक्टिविटी के। इसमें क्या होता है, सिटीजन्स का इक्वल ट्रीटमेंट किया जाता है, जिस तरीके से भी करना है। आगे चलो, इंपॉर्टेंस क्या है ऑब्जेक्टिविटी की। तो ऑब्जेक्टिविटी क्या करती है ना, पब्लिक का इंटरेस्ट को इंक्रीज करती है, डेमोक्रेसी को मजबूत करती है, और जो रूल ऑफ लॉ है ना इसको सपोर्ट किया जाता है, और इंश्योर होता है कि जस्टिस हो उस देश के अंदर। एग्जाम्पल के देखो भाई, ड्यूरिंग अ पैंडेमिक रेस्ट्रिक्शंस आर इम्पोज्ड फॉर पब्लिक सेफ्टी, है ना भाई, जब पैंडेमिक आया था अपने टाइम पे, कोविड-19 आया था, सबको पता है, तो क्या करा गया था भाई, बहुत सी रेस्ट्रिक्शंस लगा दी गई थी, बहुत सी रेस्ट्रिक्शंस लगाई, तो पब्लिक की सेफ्टी के लिए लगाई गई, है ना कि पर्सनल इंटरेस्ट के लिए लगाई गई। तो ये क्या है, एक ऑब्जेक्टिव था, एक ऑब्जेक्टिविटी थी, ये आपको ध्यान रखना जो मैं कहना चाह रहा हूं। आगे देखो भाई, अब थोड़ा डिफरेंस हम देख लेते हैं रैशनैलिटी और ऑब्जेक्टिविटी के बीच में। देखो, रैशनैलिटी में क्या होता है, केवल यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग की बात करी जाती है, यहाँ पर जो है इम्पार्शियल स्टैंडर्ड्स की बात करी जाती है, जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है, एंड कंसर्न विद प्रोसेस ऑफ थिंकिंग। जो रैशनैलिटी होती है ना, में थिंकिंग करी जाती है ना, प्रोसेस ऑफ थिंकिंग के साथ कंसर्न रहती है, ध्यान रखना है। इसमें आर्ग्यूमेंट्स, फैक्ट्स सबकी बात करी जाती है ना, जो भी डेटा है पर्टिकुलर उस चीज की यहाँ पर बात करी जाती है, यानी कि ऐसा कुछ भी हमने यूज कर दिया, यार हमने कुछ भी ऐसे डिसीजन ले लिए, नहीं।
और ऑब्जेक्टिविटी में क्या होता है, कंसर्न विद फेयरनेस ऑफ जजमेंट, यानी जो जजमेंट है उससे फेयरनेस आनी चाहिए, इससे कंसर्न होते हैं, ना कि थिंकिंग से, समझ रहे। और जो भी जजमेंट यहाँ पर आता है, ये रैशनलिटी, जो रैशनल पीपल है ना, वो उनके द्वारा एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। रैशनलिटी में क्या होता है, आर्गुमेंट्स का यूज करते हैं, लॉजिक का यूज करते हैं, यहाँ पर हम यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स का यूज करते हैं जो कि दे रखे हैं, जैसे आपने सुना होगा ना कि भाई सबके पास ह्यूमन राइट्स होने चाहिए, ये राइट्स होने चाहिए, कोई छीन नहीं सकता, ये वर्ल्ड, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है, यूनिवर्सल प्रिंसिपल है जो सबके लिए फॉलो होते हैं। अब एग्जांपल देखो यहाँ पर आप, लॉजिकल पॉलिसी मेकिंग और ऑब्जेक्टिविटी में क्या होता है, इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल। तो यहाँ पर कुछ भी बनाया जाएगा वो इक्वल ट्रीटमेंट सबके लिए देखा जाएगा वैसा, और यहाँ पर जो भी बनाया जाएगा लॉजिकली पॉलिसी मेकिंग करी जाएगी। अब मान लो उसमें कुछ सेक्शन को भाई फायदा मिले, कुछ को ना मिले, बट लॉजिकली बनाया जाएगा जो भी है। लेकिन यहाँ पर जब ऑब्जेक्टिविटी की बात आती है तो यहाँ पर इक्वल ट्रीटमेंट फॉर ऑल वाली बात यहाँ पर करी जाती है। आगे देखो, एथिक्स इन पॉलिटिक्स। एथिक्स इन पॉलिटिक्स की बात कर रहे थे हम, है ना, हमारा चल ही रहा है, वही यूनिटी चल रही है। तो पॉलिटिकल एथिक्स स्टडीज मोरल बिहेवियर इन आवर पॉलिटिकल लाइफ। तो पॉलिटिकल एथिक्स क्या करती है, स्टडी करती है हमारा मोरल बिहेवियर कैसा है पॉलिटिकल लाइफ के अंदर। ये एग्जामिन करती है भाई जस्टिस को, राइट्स को, ड्यूटीज को, पब्लिक वेलफेयर को, अकाउंटेबिलिटी को। एंड पॉलिटिकल लीडर शुड एक्ट एथिकली वाइल यूजिंग पावर। जब पॉलिटिकल लीडर्स पावर को यूज कर रहे हैं तो वो क्या करें, एथिकली रहने चाहिए, वो ध्यान रखना है, ध्यान, समझ रहे हो ना भाई। तो पॉलिटिकल लीडर कैसे भाई, एथिकली हो, मतलब जो सही हो वही करना चाहिए, कुछ गलत नहीं करना चाहिए। आगे देखो भाई, अब ये क्या है भाई, क्वेंटिलिज्म थ्योरी। इसका मतलब क्या है, ये थ्योरी कहती है द मोरालिटी ऑफ एन एक्शन डिपेंड्स ऑन इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, द मोरालिटी ऑफ एन एक्शन, जो भी एक्शन आप कर रहे हो उसकी मोरालिटी डिपेंड करती है कि उसके परिणाम क्या होंगे, है ना, उसके रिजल्ट्स क्या होंगे, उसी को बोलेंगे कि वो एक्शन ठीक है या नहीं है। ध्यान रखना है, हम बोलेंगे हाँ ये एक्शन मोरली ठीक है और ये एक्शन मोरली गलत है। और डिसीजन इज गुड इफ इट प्रोड्यूस द बेस्ट रिजल्ट्स फॉर सोसाइटी। जो एक्शन था ये अच्छा है अगर ये क्या कर रहा है, बेस्ट रिजल्ट दे रहा है सोसाइटी के लिए, यानी बेस्ट कॉन्सिक्वेंस दे रहा है, ये ध्यान रखना है। तो हम बोल देंगे हाँ ठीक है सही है। तो ये थ्योरी कहती है, इसका मतलब समझ आया आपको। आगे सुनो, मेन आइडिया क्या है भाई इस थ्योरी के पीछे, गुड आउटकम्स इज इक्वल्स टू मोरली राइट एक्शन। सही बात है ना भाई, डिपेंड करता है ना एक्शन सही है या गलत है, वो रिजल्ट्स क्या होंगे। तो अगर आउटकम सही आ रहे हैं तो मोरली एक्शन जो है वो राइट है, सही है। और जो ये फोकस किस पे करता है भाई, ये वेलफेयर, हैप्पीनेस एंड बेनिफिट्स एंड रिड्यूसिंग हार्म। तो जो थ्योरी है इन सब पर फोकस करते हैं, यानी कि ऐसे एक्शन लो जो जिसके आउटकम ये निकल कर आए। समझ रहे हो। आगे देखो, एग्जाम्पल्स की बात करूं, गवर्नमेंट वैक्सीनेशन पॉलिसी ड्यूरिंग पैंडेमिक, सही बात है, सबके लिए वेलफेयर की बात है। और पॉवर्टी एजुकेशन स्कीम, सॉरी पॉवर्टी रिडक्शन स्कीम्स की पॉवर्टी खत्म करनी है, और वेलफेयर प्रोग्राम्स, ठीक है भाई, यानी सबको मदद मिले ऐसे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। एडवांटेज और क्रिटिसिज्म, है ना भाई। तो इस थ्योरी के एडवांटेज क्या, और क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ता है, तो उसकी बात हम कर लेते हैं। देखो, तो एडवांटेज की बात करूं तो उसमें प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाई जाती है, पब्लिक वेलफेयर में फोकस करा जाता है और पॉलिसी मेकिंग में मदद मिलती है। लेकिन क्रिटिसिज्म क्या मिल रहा है, मे इग्नोर इंडिविजुअल राइट्स। इसमें क्या होता है, हम वेलफेयर की तो बात करते हैं सबकी, लेकिन कई बार इसमें इंडिविजुअल राइट्स खो जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। समटाइम्स गुड रिजल्ट मे जस्टिफाई रॉन्ग मेथड्स। कभी कभार क्या होता है कि जो अच्छे रिजल्ट हैं वो रॉन्ग मेथड को भी जस्टिफाई कर देते हैं। मान लो कि गलत तरीके से हम क्या कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन उसके रिजल्ट थोड़े अच्छे मिल गए, तो हमने क्या कर दिया, इस गलत डिसीजन को भी क्या कर दिया, इसको हमने जस्टिफाई कर दिया कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कि हाँ भाई ये एक्शंस तो बढ़िया हैं अकॉर्डिंग टू रिजल्ट। ये थ्योरी यही तो कहती है, बट काम मेथड गलत है वो, ये ध्यान आपको रखना है। अब आगे देखो भाई, अब यहां पर जो है ना, ये कौन सी थ्योरी है भाई, डियोंटोलॉजिकल थ्योरी। ये क्या, इसको बोलते हैं ड्यूटी बेस्ड एथिक्स, अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में बताना चाहूं तो आपको। तो डियोंटोलॉजी कहती है, ये कहता है एक्शंस आर मोरली राइट इफ दे फॉलो ड्यूटीज एंड रूल्स। जो एक्शंस है ना, देखो एक्शंस क्या है भाई,
एथिक्स क्या है भाई? हमारे एक्शंस, हमारा बिहेवियर जो ठीक हो। तो ऐसे ही थ्योरी ये कहती है कि ऐसे एक्शंस मोरली ठीक होते हैं अगर वो ड्यूटीज को और रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। सीधी सी बात है। यहाँ पर ड्यूटी, मोरल वैल्यूज, ऑब्लिगेशंस एंड राइट्स और नो ऑन कॉन्सिक्वेंसेज, है ना। किस पे फोकस करती है? ये जो थ्योरी है इन पे फोकस करे, ना कि कॉन्सिक्वेंसेज पे। अगर रूल ड्यूटीज फॉलो हो रही हैं तो सब कुछ सही है भाई, सीधी सी बात है। सब कुछ रूल के दायरे में हो रहा है तो ठीक है सब। ये आपको ध्यान रखना, सारे एक्शन वैलिड है। मेन आइडिया क्या है भाई? देखो, डू द राइट थिंग इवन इफ रिजल्ट्स आर नॉट बेनिफिशियल। अगर आप सही चीज कर रहे हो भले उसके रिजल्ट बेकार हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये इस थ्योरी का आइडिया है, ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल्स के लिए, आप सच बोल रहे हो भाई, क्या फायदा उस सच, अब सच, आपके सच बोलने से अगर सबको दुख हो रहा है, उसके रिजल्ट बेनिफिशियल नहीं है तो क्या दिक्कत है? लेकिन आप कर तो सही चीज रहे हो। फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन, आप भाई कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करो। आप देख रहे हो आज के टाइम पे कि आजकल हमारे देश में क्या हो रहा है, तो ये कंसेप्ट है यूनिटी वाला, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये कहीं ना कहीं मुझे धुंधला होता हुआ दिख रहा है, ये फेड होता हुआ दिख रहा है। मुझे दिख रहा है नहीं दिख रहा, मुझे बताओ। तो मैं कह सकता हूं ना, अब कोई इसको लेकर बात कर ले, क्योंकि वो अगर से बात कर रहा है तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को मान रहा है, सीधी सी बात है। लेकिन इससे क्या होगा, उसको क्रिटिसिज्म झेलना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोगों को ये चीज समझ ही नहीं आती है। समझ रहे हो ना? तो आपको कट्टरवादी समझ जाता है, आप बोला जाता है कि भाई आप लेफ्टिस्ट हो या फ्लैट इनका आप समझ सकते हो। अगर आप आजकल सोशल मीडिया पे आप हो तो ये चल रहा है, वो इसी थ्योरी के अकॉर्डिंग चल रहा है, ध्यान रखना। वो इसी थ्योरी को मान रहे हैं, जो भी न्यूट्रल लाइक के हर चीज को सही गलत बताते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं, क्योंकि वो रूल रेगुलेशन ड्यूटीज को फॉलो करते हुए कह रहे हैं, और प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स, और ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात वो करते हैं, ना कि वन ऑफ सेक्शन की मदद करने की बात करते हैं। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ये आपको ध्यान रखना है, ये थ्योरी कहती है रिजल्ट बेनिफिशियल हो या ना हो, अगर आप सही चीज कर रहे हो दैट इज गुड, इट इज मोरली राइट। एडवांटेज एंड क्रिटिसिज्म, ध्यान से देखना भाई। तो एडवांटेज क्या है भाई? इसमें इंडिविजुअल राइट्स को प्रोटेक्ट करा जाता है, जस्टिस को मेंटेन रखा जाता है, और मिसयूज ऑफ पावर को प्रिवेंट करा जाता है कि जो पावर है ना उसका मिसयूज ना हो। अब क्रिटिसिज्म की बात कर लो मैं, तो देखो भाई, तो समटाइम्स टू रिजिड एंड डिफिकल्ट ड्यूरिंग इमरजेंसीज, तो इमरजेंसी के टाइम में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ना। क्या ये थ्योरी नहीं चलती मतलब? और समटाइम्स से बहुत हार्श हो जाती है, रिजिड। हार्श का मतलब है कि कई बार ऐसी बातें हो जाती हैं जो सबके लिए बेनिफिशियल नहीं रहती, और इससे एक बवाल खड़ा हो जाता है। ठीक है भाई, ध्यान रखना है आपको। आगे चले। अब यहाँ पर वर्च्यू एथिक्स, इसका मतलब क्या होता है? करेक्टर, मोरल वैल्यूज और गुड हैबिट्स पर फोकस करा जाता है इस एथिक्स के अंदर, ध्यान रखना है। और इंपॉर्टेंस वर्च्यूज, ठीक है मतलब इंपॉर्टेंट वर्च्यूज क्या है? ऑनेस्टी है, करेज है, विजडम है, जस्टिस है, सेल्फ कंट्रोल है। सबका मतलब को पता ही होगा, अपने ऊपर कंट्रोल करना, न्याय, बुद्धिमत्ता, करेज यानी हिम्मत, और ईमानदारी, इन सब पर फोकस करा जाता है। एंड इट आस्क व्हाट काइंड ऑफ पर्सन शुड आई बिकम, यानी किस तरह का पर्सन मुझे बनना है, इंसान बनना है, ये पूछता है, ये एथिक्स हमसे पूछता है। समझ रहे हो? मेन आइडिया क्या है? गुड करेक्टर लीड्स टू गुड एक्शंस, अगर अच्छा करेक्टर तो अच्छे एक्शन, सीधी सी बात है ना। ये आपको ध्यान रखना है। पॉलिटिक्स में इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? लीडर शुड हैव इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, विजडम, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर लीडर्स के अंदर ये है ना, जो कि है ना ही आज के टाइम में, मुझे पता है, अगर ये है तो अच्छे ही एक्शंस लिए जाएंगे, ध्यान रखना है। सही बात है ये। और एथिकल लीडर्स क्रिएट एथिकल गवर्नेंस, अगर एथिकल लीडर्स होंगे ना तो वो एथिकल गवर्नेंस ही क्रिएट करेंगे देश के अंदर, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, समझ आ रहा है? अब वही जो मैंने आपको पीछे बताया, ये थ्योरी है, यानी ये किसे फोकस करती है, और मेन क्वेश्चंस क्या, आप इसको पढ़ सकते हो, हम डिस्कस कर चुके हैं। देखो कंक्लूजन है, आज को आप पढ़ सकते हो, क्योंकि जो पीछे मैंने डिस्कस करा है वही चीज यहाँ पर है। अब सेकंड यूनिट की हम बात करते हैं। देखो यूनिट 2 है, डिस्कस करती है इंपॉर्टेंट सोशल एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स कनेक्टेड विद एथिक्स एंड गवर्नेंस। तो जो सोशल एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स है इंपॉर्टेंट, वो कैसे कनेक्टेड एथिक्स और गवर्नेंस से, इसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। और दीज प्रॉब्लम्स आर नॉट ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज बट आल्सो मोरल इश्यूज रिलेटेड टू। तो केवल ये एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज नहीं है, बल्कि ये मोरल इश्यूज भी जो कि इन पर बेस्ड है। जस्टिस, इक्वलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी
एंड ह्यूमन डिग्निटी एंड द, समझ रहे हो, इस पर बेस्ड है। एंड द गवर्नमेंट हैज अ मोरल ड्यूटी टू प्रोटेक्ट वीक एंड पुअर पीपल। तो गवर्नमेंट की मोरल ड्यूटी है वो क्या करे, पुअर लोगों को और जो थोड़े कमजोर सेक्शन है हमारे समाज का उसकी मदद करे। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पर हम बात करते हैं पहले टॉपिक की जो की है फूड सिक्योरिटी। क्या फूड सिक्योरिटी, इसका मतलब क्या होता है? तो फूड सिक्योरिटी का मतलब होता है कि एवरी पर्सन शुड गेट सफिशिएंट सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड, यानी सबको पौष्टिक खाना मिले, सफिशिएंट मिले, यानी सब उसकी भूख हो जाए पूरी और उसको सेफ अच्छा खाना मिले। ठीक है, और इट इज अ बेसिक ह्यूमन नीड, किसको भाई भोजन मिलेगा, बेसिक ह्यूमन नीड है। इसको ये नहीं कह सकते कि ना भाई हमारे पास ना खाना। ये गवर्नमेंट की एक ड्यूटी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर एक ह्यूमन जो उस देश में रह रहा है हाँ, वो एक बेसिक नीड्स तो उसके पास हो। एंड इम्पोर्टेंट एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट, और ये एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। ठीक है, कि हर एक व्यक्ति का कम से कम वो खाना तो खा रहा है, उसकी बेसिक नीड तो पूरी हो रही है। इसको फूड सिक्योरिटी बोलते हैं। इंपॉर्टेंस की बात करूं भाई, हंगर रिड्यूस होता है, हेल्थ इंप्रूव होती है, और ह्यूमन डिग्निटी यानी उसकी इज्जत बनी रहती है और उसकी गरिमा बनी रहती है, और एक सोशल स्टेबिलिटी को सपोर्ट करता है फूड सिक्योरिटी। आगे चलो, कॉजेज ऑफ फूड इनसिक्योरिटी। अगर फूड इनसिक्योरिटी है ना कि भाई खाना नहीं है उसमें, एक फैमिली या कोई समाज के कुछ तबके के पास या कुछ सेक्शंस ऑफ लोग हैं, पीपल है, नहीं है, तो उससे क्या होगा? पॉवर्टी आएगी, अनएम्प्लॉयमेंट आएगा, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा हर चीज़ का, महंगाई बढ़ेगी और नेचुरल डिजास्टर आएंगे। ठीक है, अगर प्रॉपर सफिशिएंट न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिल रहा है और माल न्यूट्रिशन हो जाएगा, या भी आप लिख सकते हो। ठीक है, माल न्यूट्रिशन, समझ रहे हो भाई? आगे चलते हैं। देखो, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब यहाँ पर गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए भाई? राशन सिस्टम प्रोवाइड करना चाहिए, जो कि करवा भी रही है। लेकिन अब इसमें है क्या ना, राशन सिस्टम में क्या है, जो रियल में जिन लोगों को जरूरत है ना, तो वहां तक तो ये पहुंच ही नहीं रहा है, वहां तक तो ये नहीं पहुंच रहा है, बल्कि ऐसे लोगों के पास पहुंचा है जो कि सक्षम है अपनी फूड की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए। ध्यान रखना है आपको। सपोर्ट पुअर फैमिलीज, मेंटेन फेयर फूड डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, फेयर फूड डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, और स्टारवेशन को प्रिवेंट करना चाहिए, कोई भूखा ना सोए। एग्जाम्पल्स के लिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसको हम पीडीएस बोलते हैं, और मिड डे मील स्कीम जो चलती है, और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एक तरह से राशन सिस्टम ही है। अब एथिकल डायमेंशन देखो, फूड एक बेसिक राइट है, और अ गवर्नमेंट फेलिंग टू प्रोवाइड फूड फेल्स मोरली एंड पॉलिटिकली। अगर एक गवर्नमेंट है वो फेल हो रही है खाना प्रोवाइड करने में, तो मोरली और पॉलिटिकली भी फेल है भाई, कुछ काम नहीं है उसका, सिर्फ दे दे, वही वाली बात है। हंगर एंड पॉवर्टी, तो मीनिंग ऑफ हंगर की बात करता हूं मैं, तो हंगर मीन्स लैक ऑफ सफिशिएंट फूड फॉर सर्वाइवल। समझ रहे हो? तो हंगर का मतलब यही है कि भाई सफिशिएंट फूड की कमी है, जैसे जो सर्वाइवल के लिए चाहिए अपने को, वो हंगर में आएगा। और मीनिंग ऑफ पॉवर्टी की बात करूं तो पॉवर्टी का मतलब है कि अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, तो आप क्या हो? पॉवर्टी में हो। जैसे कि फूड है, शेल्टर है, मतलब कहीं पर कहाँ पर आप रहोगे, एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, आप अगर इसको भी पूरा नहीं कर पा रहे तो आप पॉवर्टी यानी गरीब हो। और एथिकल इश्यूज देखो भाई, पॉवर्टी क्या क्रिएट करती है? इनइक्वालिटी क्रिएट करती है। सही बात है, हर कोई एक थोड़ी हो जाता है फिर इससे। सोशल इंजस्टिस बोलते हैं इसको, ह्यूमन सफरिंग ये क्रिएट होता है, हर ह्यूमन सफर करता है पॉवर्टी के अंदर। पूछो जैसे घर में एक खाना भी नहीं बन पाता है। और एथिकली सोसाइटी एंड गवर्नमेंट शुड हेल्प पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड पीपल, यानी जो पिछड़े हुए लोग हैं उनकी मदद करो, पुअर लोगों की मदद करो, गवर्नमेंट को करना चाहिए। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? आगे चलो, पॉवर्टी के कॉजेस क्या है, मतलब है पॉवर्टी हो क्यों रही है? अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, इनइक्वालिटी की वजह से, करप्शन की वजह से, लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से, और इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन की वजह से। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और ये सब आपको पता ही होगा, कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत तो यहाँ पर है ही नहीं भाई। एक इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन क्या होता है कि आप इकोनॉमिकली एक सेक्शन को भाई एक्सप्लॉइट कर रहे हो, रिसोर्स उसको मिल ही नहीं रहे हैं, सारे रिसोर्स सोसाइटी में एक सेक्शन को मिल रहे हैं। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, गवर्नमेंट मेजर्स, एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स, तो गवर्नमेंट को करना चाहिए भाई एम्प्लॉयमेंट स्कीम लाए, फ्री एजुकेशन, देखिए गरीब बच्चा भी ले पाए, है ना, वेलफेयर प्रोग्राम्स लाने चाहिए, फूड सब्सिडीज देनी चाहिए जिससे फूड सस्ता मिल जाए। एग्जाम्पल के लिए एमजी नरेगा आपको पता है लाई गई है, इसका नाम बदल दिया गया है।
है ना, मुझे बताओगे इसका जो नाम बदला गया उसका नया नाम क्या है, न्यू नेम मुझे आप कमेंट में बताओगे अगर आप यहाँ पर ये वीडियो देख रहे हो तो। और फूड सिक्योरिटी एक्ट कुछ एग्जाम्पल्स हो लाए भी गए हैं, ठीक है। देखो, होमलेसनेस मतलब होता है कि लोगों के पास प्रॉपर शेल्टर नहीं है या हाउस नहीं है रहने के लिए, है ना। इसका रीजन क्या है भाई, के पास घर नहीं है, पॉवर्टी एक रीजन है, अनएम्प्लॉयमेंट, माइग्रेशन के भाई एक व्यक्ति अपना घर बार छोड़कर दूसरी जगह पर आया कमाने के लिए, तो यहाँ पर उसको घर नहीं होगा तो वो किराए पे रह रहा होगा, तो माइग्रेशन है। नेचुरल डिजास्टर है, एंड लैक ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग, अफोर्डेबल हाउसिंग की कमी होना, क्योंकि घर बहुत महंगे मिलते हैं, ये ध्यान रखना। एथिकल इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, हाउसिंग इज लिंक्ड विद डिग्निटी, क्योंकि जिसके पास घर होता है उसकी डिग्निटी बनी रहती है, सेफ्टी रहती है, ह्यूमन राइट्स उसके सेफ रहते हैं, क्योंकि चलते रोड पे जो बंदा सो रहा है तो उसको तो कोई इज्जत मिलती ही नहीं है, उसको लात मार के निकलते हैं लोग, तो ये ध्यान रखना है। अ जस्ट सोसाइटी शुड एंश्योर शेल्टर फॉर ऑल सिटीजन्स, तो एक सोसाइटी को ये इंश्योर करना चाहिए कि सबके लिए शेल्टर हो, हर एक सिटीजन के लिए शेल्टर हो, रहने के लिए घर हो, ठीक है, ये ध्यान रखना है। गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पर क्या, कि प्रोवाइड अफोर्डेबल हाउसिंग, सपोर्ट पुअर फैमिलीज एंड क्रिएट शेल्टर होम्स, है ना, और रिड्यूस अर्बन इन इनइक्वालिटी, यानी जो शहरों में जो इनइक्वालिटी चलती है ना उसको खत्म करना है। आगे देखो, करप्शन क्या होता है भाई, मिस यूज ऑफ पब्लिक पावर फॉर पर्सनल बेनिफिट, है ना भाई, जो पावर तुम्हारे पास है उसको पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज आप कर रहे हो तो करप्शन ही है। जैसे कि भाई एक रोड बनाना था, 10 लाख रुपए लगने थे, ऐसे ज़्यादा ही लगते हैं, बहुत ज़्यादा लगते हैं, 10 लाख रुपए लगने थे, 5 लाख में काम निपटा दिया, 5 लाख में निपटा दिया तो 5 लाख जेब में गए ना, 5 लाख जेब में गए, तो ये क्या था, मिस यूज ऑफ पावर था ना, किसके लिए, पर्सनल बेनिफिट के लिए, ये आपको ध्यान रखना है, करप्शन है। टाइप्स ऑफ करप्शन, टाइप्स ऑफ करप्शन क्या है, देखो भाई, पैटी करप्शन, ग्रैंड करप्शन, पॉलिटिकल करप्शन। तो पैटी करप्शन क्या होता है, स्मॉल ब्राइब्स ले ली ऑफिस के अंदर, घूस जिसे कहते हैं। ग्रैंड करप्शन में क्या होता है, लार्ज स्केल मिसयूज ऑफ पब्लिक मनी, जो लोग हम टैक्स का पैसा देते हैं ना, तो उसमें क्या है, लार्ज स्केल पर क्या कर रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं पब्लिक की मनी का। और पॉलिटिकल करप्शन ये होता है मिस यूज ऑफ पॉलिटिकल पावर एंड इलेक्शन, भाई क्या कर रहे हो, पॉलिटिकल पावर का मिस यूज कर रहे हो, इलेक्शंस का मिस यूज कर रहे हो, तो उसको पॉलिटिकल करप्शन बोला जाता है। इफेक्ट्स ऑफ करप्शन, देखो करप्शन से होता क्या है, डेमोक्रेसी भाई वीक होती है, पब्लिक ट्रस्ट भाई रिड्यूस होता है लीडर के लिए गवर्नमेंट में, और इंक्रीजेज इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी इंक्रीज होती है, एंड डेवलपमेंट स्लो हो जाता है, देखा ना पुल गिर जाते हैं आए दिन, और डैमेजेस गवर्नेंस, तो जो गवर्नेंस है उसको डैमेज होता है, उसकी जो इमेज होती है वो भी घटती है। एथिकल इंपॉर्टेंस, एथिकल इंपॉर्टेंस क्या है करप्शन की, तो करप्शन इज अनएथिकल, एथिकल नहीं है ये, अनएथिकल है, ये किसी को नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे जस्टिस वायलेट होता है, सिटीजन को हार्म पहुंचता है इससे, एंड अकाउंटेबिलिटी जो होती है ना गवर्नमेंट की वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, क्योंकि वो करप्शन करता बताता थोड़ी है, ये ध्यान रखना। तो करप्शन को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या मेजर्स उठाने चाहिए गवर्नमेंट को, या जो भी पॉलिसी बनानी चाहिए, तो ये ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, स्ट्रिक्ट लॉज होने चाहिए कि अगर कोई करप्शन करता है तो ये सजा मिलेगी, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि भाई जवाब दे हर एक चीज़ का, कि कितना खर्चा आया है ना, उसकी हर एक डिटेल हमको मिलनी चाहिए, जिससे हाँ हमें लगे कि हाँ ये प्रॉपर ठीक है, कैसे ठीक है, कोई करप्शन नहीं हुआ है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए कि भाई जो भी है वो जुडिशरी एकदम सही निर्णय ले रही है, ताकि एक प्रॉपर तरीके से जस्टिस मिले सबको। और डिजिटल गवर्नेंस को हमें क्या देना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए आरटीआई एक्ट ला रखा आपको पता है, जहाँ पर हम कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, एंड लोकपाल, ये कुछ एग्जाम्पल है जो कि मेजर्स इसी के लिए लाए गए हैं, ठीक है। आगे देखो, मीडिया एंड एथिक्स, तो रोल ऑफ मीडिया, तो मीडिया प्लेटफॉर्म क्या रहा, मीडिया इन्फॉर्म्स पीपल अबाउट गवर्नमेंट पॉलिसीज, जो मीडिया है क्या करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं लोगों को गवर्नमेंट के पॉलिसीज को लेकर, इलेक्शंस के बारे में, सोशल इश्यूज को लेकर, ठीक है। और मीडिया इज कॉल्ड द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। आज के टाइम पे तो आप ना ही मानो तो बेटर है, क्योंकि आपको पता है इंडिया की रैंक कितनी है, 157 की रैंक है इंडिया की, किसमें, मीडिया की रैंक है। और सबसे नंबर 1 पे कौन आता है, आई थिंक नॉर्वे आता है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो और
आपको पता होगा कि जो मीडिया का काम है इन सब पर बात करना एक्चुअल में, लेकिन आज की जो मीडिया इस पर काम नहीं कर रही। आप बोलोगे भैया आप सब पर्सनल इंटरेस्ट रख रहे हो, भाई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं लग रहा, जो आपका सब्जेक्ट है मीडिया एंड एथिक्स टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग आपको रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक मीडिया है भाई, इन्फॉर्म करने का काम है उसका ये, लेकिन अगर वो नहीं कर रही है तो एक तरीके से अनएथिकल है वो, ये ध्यान आपको रखना है। आगे चले, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मीडिया। तो यहाँ पर भाई एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है मीडिया की, जैसे कि तो भाई वो ट्रूथफुल रहे, है ना, यानी गवर्नमेंट की तरफ बायस्ड ना हो जाए वो, क्योंकि अगर मीडिया बिक गई तो देश बिक गया, समझ जाओ आप। और रिमेन अनबायस्ड, हमेशा अनबायस्ड रहे, फेक न्यूज को अवॉइड करे और प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करे। ये एथिकल रहनी चाहिए मीडिया हमेशा। और प्रॉब्लम्स इन मीडिया, मिस इन्फॉर्मेशन कई बार फैलाती है, प्रोपेगेंडा फैलाती है, आपको पता है, और सेंसरलिज्म एंड पेड न्यूज, ये आपको ध्यान रखना है भाई। सेंसेशन हम कुछ कहते हैं ना, तो वो चलाती है आजकल, एंड पेड न्यूज चलाती है, ये ध्यान रखना है। तो इम्पोर्टेंस क्या है भाई एथिकल मीडिया की? एथिकल जो मीडिया होती है वो डेमोक्रेसी को मजबूत करती है, अवेयरनेस क्रिएट करती है, एंड पब्लिक अकाउंटेबिलिटी को सपोर्ट करती है। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं? ये ध्यान रखना। टेक्नोलॉजी एंड एथिकल इश्यूज, ध्यान सुनना भाई। एथिकल चैलेंजेस ऑफ टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी क्रिएट्स प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू प्राइवेसी, साइबर क्राइम, फेक न्यूज एंड डेटा मिसयूज। तो टेक्नोलॉजी एंड एथिकल इश्यूज यही है कि भाई प्राइवेसी, साइबर क्राइम, फेक न्यूज और डाटा मिसयूज हो रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। सोशल मीडिया एथिक्स, तो सोशल मीडिया शुड नॉट स्प्रेड हेट स्पीच, वायलेंस एंड फॉल्स इन्फॉर्मेशन। तो ये बिल्कुल भी सोशल मीडिया पे ये नहीं होना चाहिए, जिससे ना अराजकता ही फैलती है, ध्यान रखना एक देश के अंदर। तो ऐसा नहीं, सोशल मीडिया का यूज इस चीज के लिए नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट का रोल क्या है यहाँ पर? तो गवर्नमेंट मेक लॉज टू रेगुलेट डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, जो कि है भाई इंडिया में तो है ज्यादा ही, ठीक है। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 कुछ एग्जाम्पल है, ध्यान रखना है, जहाँ पर भाई रेगुलेशन लाया जाता है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर कि आप क्या डाल सकते हो क्या नहीं, ध्यान रखना है। एथिक्स एंड गवर्नेंस, तो एथिकल गवर्नेंस मीन्स फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन्स राइट। ये ध्यान रखना, जो एथिकल गवर्नमेंट होती है ना, उसका मतलब है कि भाई ये सब उसके अंदर हो। और गुड गवर्नेंस हेल्प्स सोल्व सोशल प्रॉब्लम्स एथिकली। तो गुड गवर्नेंस क्या होती है? जितने भी सोशल इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स है, उसको एथिकली रिजोल्व करती है, सोल्व करती है। आगे चले, कंक्लूजन जो पीछे पड़ा है वही है, ये ध्यान आपको रखना है। यूनिट 3 की बात यहाँ पर हम कर लेते हैं, देखो ध्यान से सुनना। इंट्रोडक्शन देखो आप, तो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज जो होती है लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, IoT एंड डिजिटल सर्विलियंस, ये क्या है? ये पॉलिटिक्स को चेंज कर रहे हैं, है ना, गवर्नेंस और सोसाइटी को चेंज कर रहे हैं। और टेक्नोलॉजी इज नॉट ओनली टेक्निकल, इट अफेक्ट्स पावर, डेमोक्रेसी, प्राइवेसी, जस्टिस एंड फ्रीडम। इसको भी क्या कर रही है? अफेक्ट कर रही है, ठीक है। देखो भाई, टेक्नोलॉजी एंड न्यूट्रलिटी, ठीक है भाई, आपके पास बुक तो होगी, इसको लेके बैठो, ऐसा कोई जरूरत नहीं है, हम आपको हर चीज समझ आएगी। तो टेक्नोलॉजिकल न्यूट्रलिटी का मतलब क्या है? तो टेक्नोलॉजिकल न्यूट्रलिटी का मतलब है कि जो टेक्नोलॉजी है वो इटसेल्फ इज न्यूट्रल एंड डिपेंड्स ऑन हाउ ह्यूमंस यूज इट। टेक्नोलॉजी तो भाई न्यूट्रल ही है, लेकिन हम इसको कैसे यूज करते हैं ये डिपेंड करता है, ठीक है। बट मैनी स्कॉलर्स आर्ग्यू दैट टेक्नोलॉजी इज नॉट फुली न्यूट्रल बिकॉज इट्स अफेक्ट ह्यूमन वैल्यूज, पॉलिटिकल प्रायोरिटीज एंड इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट। तो इन सबको शो करा जाता है। तो कई भी जो स्कॉलर्स है वो कहते हैं फुली न्यूट्रल नहीं है भाई, रिफ्लेक्ट करते हैं इन चीजों को। आगे देखो, इंपॉर्टेंट आइडिया की बात करूं तो टेक्नोलॉजी है ना, वो एफिशिएंसी को इंक्रीज करती है, सही बात है ना, हमारे काम करने की तेजी बढ़ जाती है, गवर्नेंस इंप्रूव होती है। हर जो गवर्नमेंट में क्या होता है, जो गवर्नमेंट अब क्या कर सकती है, अपने सिटीजन्स के बारे में ज्यादा जान सकती है जस्ट बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। अब पहले क्या होता था, हर प्रॉब्लम्स को सरकार को जाके बताओ, लेकिन सरकार को सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी की वजह से हर चीज पता रहती है। वो बात अलग है कि भाई इस रिएक्ट कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। गवर्नमेंट डेवलपमेंट को सपोर्ट करा जाता है, ध्यान रखना है, टेक्नोलॉजी अगर होती है तो डेवलपमेंट को सपोर्ट करती है। बट इट कैन ऑल्सो इंक्रीज कंट्रोल, क्रिएट इनइक्वालिटी एंड वायलेट राइट, सही बात है।
अगर टेक्नोलॉजी क्या होता है, कंट्रोल भी कर सकती है अपने ऊपर, ध्यान रखना, कंट्रोल भी इंक्रीज होता है और इनइक्वालिटी बढ़ जाती है और राइट्स वायलेट भी हो सकते हैं। जैसे कोई सही चीज बोल रहा है, जैसे मान लो सोशल मीडिया पे कोई सही बात बता रहा है ना, वो सच बोल रहा है आर्टिकल 19 के तहत, आर्टिकल 19 के तहत, लेकिन या उसकी वीडियो या उसको दबा दिया, सरप्रेस कर दिया उसको, तो ये क्या है, ये टेक्नोलॉजी ने कंट्रोल कर दिया उसको, उसके राइट्स को वायलेट कर दिया। ये ध्यान रखना है आपको। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है भाई? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब होता है मशीन और सिस्टम जो कि सोच सकते हैं, सीख सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं, सिमिलर टू ह्यूमन इंटेलिजेंस। तो वो क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। समझ रहे हो आप? आगे देखो, यूसेज ऑफ एआई इन गवर्नेंस। तो गवर्नेंस के अंदर हम एआई का कैसे यूज कर रहे हैं? तो ऑनलाइन सर्विसेज हो गए, फेशियल रिकॉग्निशन हो गया, ट्रैफिक कंट्रोल, हेल्थ केयर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब में जो है एआई का यूज करा जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। बहुत सारी ऑनलाइन सर्विस आप ले पाते हो, है ना। और फेशियल रिकॉग्निशन आपको पता हो, कभी आपको पर फेस रिकॉग्नाइज करना होता है। हेल्थ केयर के अंदर हम यूज कर रहे हैं एआई का, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी हम एआई का यूज कर रहे हैं। एथिकल प्रॉब्लम्स ऑफ एआई। एआई के अंदर भी क्या एथिकल प्रॉब्लम्स है? क्या? बायस इन एल्गोरिथम्स। तो एआई सिस्टम्स में डिस्क्रिमिनेट ड्यू टू बायस्ड डेटा। कई पता चल रहा है किसी को तो पुश कर रहा है, किसी को पुश नहीं कर रहा है, तो ये बायसनेस हमें देखने को मिलती है। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, पीपल में नॉट अंडरस्टैंड हाउ एआई डिसीजंस आर मेड। कई बार क्या होता है, जो आपने देखा होगा, कई बार अभी कंट्रोवर्सी भी चली थी जहां पर क्या हो रहा था कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बोला जा रहा था कि पर्टिकुलर एक सेक्शन के बारे में उसको अच्छा बताते, दूसरे के बाद उसको बेकार बताती है। आपको पता भी होगा। तो ट्रांसपेरेंसी की भी कमी है, प्राइवेसी रिस्क है भाई। एआई कलेक्ट्स लार्ज अमाउंट्स ऑफ पर्सनल डेटा। आपको बोला जाता है कि जो एआई है उसके पर्सनल डेटा वो कलेक्ट कर रहा है, तो ये प्राइवेसी रिस्क भी है, तो एथिकल नहीं है ये। लॉस ऑफ ह्यूमन कंट्रोल, टू मच डिपेंडेंस ऑन मशीन्स में रिड्यूस ह्यूमन जजमेंट। सही बात है, वो हर चीज छोटी छोटी, आजकल तो बच्चा छोटी छोटी चीज एआई से, चैट जीपीटी से पूछता है, तो इससे क्या होता है, जो ह्यूमन की जजमेंट की क्षमता है ना, वो कम हो जाएगी। तो लॉस ऑफ ह्यूमन कंट्रोल, ये ध्यान रखना है। रिस्पॉन्सिबल एआई, तो रिस्पॉन्सिबल एआई शुड इंक्लूड ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी एंड ह्यूमन सुपरविजन। तो ये सब इंक्लूड होना चाहिए। अगर मैं बोलूँ कि हाँ एआई रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल एआई के अंदर ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी, यानी जैसा है वो एआई पहले ही, जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज कर रहे हो एआई का, उसको पहले ही क्लैरिफाई कर देना चाहिए इस चीज के बारे में। और ह्यूमन सुपरविजन की, ना कि वो हमारा डेटा कलेक्ट करे। बिग डेटा एनालिटिक्स, देखो भाई, तो बिग डेटा का मतलब होता है वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डिजिटल इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम पीपल एंड सिस्टम। तो बहुत ज्यादा अमाउंट में डिजिटल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी जा रही है लोगों के एंड सिस्टम से, ध्यान रखना है। और एनालिटिक्स मींस होता है स्टडिंग दिस डेटा टू मेक डिसीजन। हम क्या कर रहे हैं, इस डेटा का यूज कर रहे हैं ताकि सही डिसीजन हम ले पाए। इसको बोलते हैं बिग डेटा एनालिटिक्स। इसमें क्या होता है भाई, पॉलिसी मेकिंग में यूज होता है इसका, इलेक्शन एनालाइज में यूज होता है, हेल्थ केयर प्लानिंग के अंदर इसका यूज होता है, और बिजनेस डिसीजन के अंदर भी यूज होता है। आपने देखा होगा कि एआई का यूज करा जाता है कि आप जिसके बारे में सर्च कर रहे हो तो आपको उसी तरह के ऐड आने लग जाते हैं बार बार। तो ये एआई का कमाल है भाई। इसे पता चल जाता है कि आपका ट्रस्ट किस में, तो उससे बिजनेस बढ़ाने में मदद मिलती है कंपनियों को। ये आपको ध्यान रखना है। एथिकल इश्यूज, तो डेटा का मिसयूज करा जाता है ना, जो पर्सनल इंफॉर्मेशन इनके पास है उसका मिसयूज होता है, प्राइवेसी वायलेशन होता है ना भाई। और पावर कंसंट्रेशन, तो गवर्नमेंट्स और कॉरपोरेशंस में गेन टू मच कंट्रोल। तो हमारे ऊपर ज्यादा कंट्रोल वो गेन कर सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ डेटा। ये ध्यान रखना। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसको बोलते हैं आईओटी। तो आईओटी का मतलब होता है इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइसेस दैट कम्युनिकेट ऑटोमेटिकली, जैसे स्मार्ट होम, स्मार्ट वॉच, सीसीटीवी सिस्टम, स्मार्ट सिटीज, है ना। तो ये कुछ एग्जांपल्स है आईओटी के, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो कि इंटरनेट से चलती है। तो ये क्या कर रही है, जो इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइस है जो कि कम्युनिकेट करते हैं ऑटोमेटिकली, जहां पर इंसान की जरूरत नहीं है। एडवांटेज क्या है भाई, खुद सारा काम हो जाता है, कन्वीनियंस है, और एफिशिएंट गवर्नेंस चलती है इससे। यहाँ पे ह्यूमन थोड़ा यहाँ पर क्या करा, थोड़ा ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकता, सारा काम खुद हो जाता है, वो बाकी काम कर सकता है। और एथिकल कंसर्न है भाई, हैकिंग रिस्क होते हैं, सर्विलियंस है, और मतलब चारों हमेशा हमारे ऊपर नजर रखता है। और डेटा थेफ्ट मतलब डेटा चोरी हो सकता है, और रिड्यूस्ड प्राइवेसी, हमारी प्राइवेसी को
ठेस पहुंच सकता है, हमारी प्राइवेसी चोरी हो सकती है, ये एथिकल कंसर्न है। आगे देखो, डिजिटल सर्विलियंस। तो डिजिटल सर्विलियंस का मतलब है मॉनिटरिंग पीपल यूजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी। मैंने बताया ना आपको, देखना 24 घंटे, इसे बोलो सर्विलियंस। तो आपको भाई डिजिटली मॉनिटर करना हमेशा, तो इसको बोलते हैं डिजिटल सर्विलियंस। एग्जांपल के लिए सीसीटीवी कैमरास का यूज होता है, फोन ट्रैकिंग का यूज होता है, इंटरनेट मॉनिटर कर रहा है आपको, एंड बायोमेट्रिक सिस्टम जो आपके अंदर फोन के अंदर होते हैं, ये क्या है, ये डिजिटल सर्विलियंस के एग्जांपल्स। आगे चले, पर्पस क्या होता है, गवर्नमेंट यूज करते सर्विलियंस किसके लिए, सिक्योरिटी के लिए, क्राइम से बचने के लिए, एंड पब्लिक सेफ्टी के, जो कि सही भी है। ठीक है। एथिकल प्रॉब्लम्स क्या है, इससे प्राइवेसी वायलेशन हो सकता है। सिटीजन में फील कॉन्स्टेंटली वॉच्ड, कि भाई हमको, सिटीजन को लगेगा कि भाई हमें ये तो हमेशा हमें देख रहे हैं, है ना, तो इनको लगेगा सिटीजन्स को कि भाई ये कॉन्स्टेंटली हमको वॉच कर रहे हैं, तो प्राइवेसी वायलेशन है ये। मिस यूज ऑफ पावर, तो अथॉरिटीज में मिस यूज सर्विलियंस टूल, तो सर्विलियंस टूल्स को जो है अथॉरिटीज मिस यूज कर सकती है, और डेमोक्रेसी के लिए थ्रेट भी है। समझ रहे हो, क्योंकि एक्सेसिव सर्विलियंस क्या होता है ना, ये फ्रीडम एंड फ्री स्पीच को रिड्यूस भी कर सकता है, ये ध्यान रखना है। सही भी है, बेकार भी है, हर चीज के फायदे नुकसान दोनों होते हैं। तो एथिक्स एंड टेक्नोलॉजी, एथिक्स एंड टेक्नोलॉजी, तो व्हाई एथिक्स इज इंपॉर्टेंट इन टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी के अंदर एथिक्स इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि एथिक्स इंश्योर करता है, क्योंकि एथिक्स इस चीज़ों में मदद करता है कि जस्टिस रहे, फेयरनेस रहे, अकाउंटेबिलिटी रहे, और राइट्स की प्रोटेक्शन रहे। और टेक्नोलॉजी को क्या सर्व करना चाहिए, डेमोक्रेसी को सर्व करना चाहिए, ह्यूमन डिग्निटी को सर्व करना चाहिए, और पब्लिक वेलफेयर को सर्व करना चाहिए। ना कि टेक्नोलॉजी किसके लिए, इंसान के फायदे के लिए होनी चाहिए, ना कि इंसान को खत्म करने के लिए या उसको कुछ परेशानी देने के लिए। रोल ऑफ गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, गवर्नमेंट शुड रेगुलेट टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी को खुला नहीं छोड़ना है, टेक्नोलॉजी को क्या करना है, रेगुलेट करना है, सिटीजन्स की डेटा को प्रोटेक्ट करना है, ट्रांसपेरेंसी इंश्योर होनी चाहिए, एंड प्रिवेंट मिसयूज ऑफ एआई एंड सर्विलियंस। जो एआई और सर्विलियंस का मिसयूज हो रहा है ना, इसको प्रिवेंट करना चाहिए। ठीक है, समझ रहे हो भाई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। प्रिंसिपल, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, फेयरनेस, प्राइवेसी, ह्यूमन कंट्रोल, एंड इनके मीनिंग वही है भाई, बता दिए हैं, इसकी बात हम कर चुके हैं, आपको पता भी होगा। आगे देखो, टेक्नोलॉजी एंड डेमोक्रेसी, टेक्नोलॉजी एंड डेमोक्रेसी। तो टेक्नोलॉजी कैन स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी थ्रू डिजिटल गवर्नेंस। टेक्नोलॉजी है डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथ कर सकती है, मजबूत कर सकती है, डिजिटल गवर्नेंस के थ्रू, ऑनलाइन पार्टिसिपेशन के थ्रू, और बेटर पब्लिक सर्विस के थ्रू। भाई बेटर पब्लिक सर्विस दी जा रही है, पार्टिसिपेशन ऑनलाइन बढ़ रहा है। जैसे कि कोई मान लो कोई गवर्नमेंट क्या कर रही है, कोई पॉलिसी बना रही है, अब उसके लिए इसको क्या चाहिए, थोड़े से व्यूज चाहिए कि जनता क्या सोचती है, तो बोल सकते हैं कि भाई ऑनलाइन पार्टिसिपेशन आप कर सकते हो, इस दिन फलाना ढिमकाना दिन है, इस टाइम आप अपनी बातें रख सकते हो। तो इससे क्या होगा भाई, डेमोक्रेसी को मजबूती मिलेगी। बट अनकंट्रोल टेक्नोलॉजी से क्या हो सकता है, इनइक्वालिटी बढ़ सकती है, मिस इन्फॉर्मेशन बढ़ सकती है, और फ्रीडम को थोड़ा थ्रेट हो सकता है। आगे बात करें, कंक्लूजन आप देख सकते हो, क्योंकि जो मैंने पीछे आपको पढ़ाया वही है ये, ठीक है। और इसके साथ आपकी जो आज की वीडियो फिनिश हो जाती है। जितने भी यूनिट मैंने कराई है, वैसे 4 यूनिट है सब्जेक्ट की, ठीक है। तो 3 यूनिट जो मैंने आपको कराई है ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन यही से देखने को मिलने वाले हैं। तो बस इन 3 यूनिट को अच्छे से पढ़ जाना आप, और आपको एग्जाम में काफ़ी अच्छा जाने वाला है। बाकी वीडियो पसंद आए तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। और किस सब्जेक्ट के ऊपर आप वीडियो देखना चाहते हो, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो, और हम एग्जाम से पहले आपकी वो वीडियो बना देंगे, ठीक है। मिलता है आपसे अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।